नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार की विधानसभा चुनाव से, जिसमें आपको बताएंगे कि नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का जबरदस्त हमला। कहा बिहार की खुशहाली के लिए इनको उखाड़ फेंकें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के बीच तेजस्वी ने दिलाई याद, विशेष दर्जा और पैकेज का क्या हुआ। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रवासी मजदूर, बेरोजगारी और बाढ़ बिहार चुनाव की दिशा तय करेंगे ये फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में तमाम बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीतीश सरकार पर तेजस्वी का हमला, बिहार की खुशहाली के लिए इस खरपतवार को उखाड़ फेंके। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी नीत नीतीश सरकार बिहार के लिए खरपतवार बन चुकी है। तेजस्वी यादव ने प्रदेश के लोगों से नीतीश सरकार को बाहर करने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा, बिहार की खुशहाली और बेहतरी के लिए अब की बार इस खरपतवार को उखाड़ फेंकना होगा, तभी बिहार में फलदायक किसानी, रोजगार और उद्योगों की अच्छी फसल लहराएगी। जय किसान, जय बिहार, जय भारत। तेजस्वी ने यह ट्वीट केंद्र सरकार के उस फैसले के बाद किया है जिसमें रविवार को 2 कृषि बिल को मंजूरी दी गई। आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इस बिल को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश सरकार के खिलाफ हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के खिलाफ बिहार में 25 सितंबर को आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा था, बिहार के 7 करोड़ युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। नीतीश कुमार जी तो दावा कर रहे हैं कि वो प्रतिदिन 10 लाख लोगों को काम दे रहे हैं और सुशील मोदी दावा कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत पूर्णतः विपरीत है। सच्चाई मजदूर खुद बयान कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के कार्यक्रम के बीच तेजस्वी ने दिलाई याद, विशेष दर्जा और पैकेज का क्या हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य को तोहफा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आज 179 राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री पटना रिंग रोड और गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का शिलान्यास भी कर रहे हैं। लेकिन इन योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को 5 साल पुराने वादों की याद दिलाई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2014 के चुनाव में किए गए विशेष राज्य के दर्जा और 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान स्पेशल पैकेज पर किए गए वादे की याद दिलाई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 2014 के चुनाव में विशेष राज्य का दर्जा, 2015 में बहुचर्चित विशेष पैकेज जो अभी तक नहीं दिया गया। बिहार के पथ निर्माण मंत्री के कुछ स्क्रीनशॉट है जो पता नहीं कितनी बार चुनावों उपचुनावों के वक्त एक ही पुल के अनेक यथाशीघ्र टेंडर निकलवा चुके हैं। आज फिर 5 वर्ष बाद पुनः पैकेजिंग हो रही है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के पुराने ट्वीट को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस योजना का ऐलान 1 साल पहले पथ निर्माण मंत्री कर चुके हैं, उसके बाद शिलान्यास कब किया जा रहा है, यह सब कुछ पैकेजिंग का खेल है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूर, बेरोजगारी और बाढ़ बिहार चुनाव की दिशा तय करेंगे ये फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी से संकट पैदा हो रहा है। नौकरी जाने से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक खाड़ी देशों से लौटे हैं। बाढ़ और कोरोना वायरस भी ऐसा मुद्दा है जो इस बार चुनाव प्रभावित करेंगे और चुनाव की दिशा तय करेंगे। केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन किया तब बाहर के शहरों में रहने वाले लोग अपने घरों में आए, जो दैनिक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा थे। इसे आर्थिक गतिविधियों में एक गतिरोध देखने को मिला। लॉकडाउन में दूसरी जगहों से घर आने वाले लोगों में बिहार में बड़ी संख्या में लोग आए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 15 लाख लोग ट्रेनों से आए थे, 2 लाख अन्य लोग बसों से आए। रिपोर्टों से संकेत मिलता है यह संख्या ज्यादा हो सकती है। मई से 29 लाख से अधिक लोगों ने सरकार से मिलने वाले 1000 रुपयों की सहायता राशि के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 7.5 मिलियन प्रवासियों ने अपना राज्य बिहार बताया था। ज्यादातर प्रवासियों ने बेरोजगारी और नौकरी की तलाश के कारण राज्य से बाहर आने का कारण बताया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले अविनाश कुमार कहते हैं, जब भारत में दशकों के दौरान बेरोजगारी बढ़ी है, इसलिए बिहार में भी यह आंकड़ा बढ़ा है। डाटा बताएगा कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार पैदा नहीं हो रहा है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 4, देश में नहीं टला है कोरोना का खतरा, कहीं धारा 144 तो कहीं फिर से लगेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी का खतरा भी टला नहीं है। हर रोज संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख के पार हो गया है। वहीं 9 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना प्रकोप के बीच कुछ राज्यों ने कुछ शहरों में लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है, जहां संक्रमितों की संख्या ज्यादा हो रही है। वहीं कुछ शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। राजस्थान कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 11 जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लगा दी है। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोगों के समूहों में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयक पास होने के बाद कांग्रेस नेताओं की आज बैठक, देशव्यापी आंदोलन पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि से जुड़े विधेयकों के संसद में पास होने के बाद कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटी है। इसे लेकर सोमवार को शाम 4 बजे पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में सोनिया गांधी की सहायक समिति के सदस्य, सभी महासचिव और प्रदेश प्रभारी मौजूद होंगे। मालूम हो कि पार्टी में शीर्ष स्तर पर हुए फेरबदल के बाद कांग्रेस के केंद्रीय पदाधिकारियों की यह पहली बैठक होगी। यह बैठक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में होगी। दरअसल दोनों नेता इस समय देश से बाहर हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों को पत्र भेजकर इस बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया है। साथ ही संगठन से जुड़े मसलों पर कांग्रेस अध्यक्ष को सहयोग देने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कृषि से जुड़े इन विधेयकों का कड़ा विरोध किया है। राहुल गांधी ने लिखा था कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स है। जागृत किसान जानता है कि कृषि बिल से मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी और किसान की रोजी रोटी पर वार करेगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा, कृषि सुधार बिल देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली के स्तंभों को चुनौती देता है। किसान इसके विरोध में सड़क पर हैं। सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि राज्यों से परामर्श नहीं लिया जाता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने किसानों को लेकर केंद्र पर बोला तीखा हमला, कहा जो किसान धरती से सोना उगाता है उसे खून के आंसू रुला रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र के लाए कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार अपना विरोध जता रही हैं। हालांकि विरोध के बीच भी दोनों विधेयक संसद से पास हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन कृषि विधेयकों को किसानों की मौत का फरमान बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी दोनों कृषि विधेयकों को पारित होने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। यही नहीं, उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि जिस तरह आज कृषि विधेयक के रूप में सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला है, उससे लोकतंत्र शर्मिंदा है। इससे पहले भी राहुल ने कृषि विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने पूछा है कि आखिर एमएसपी की गारंटी कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को एपीएमसी किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा था कि मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन, कहा किसान विरोधी कानून वापस ले सरकार। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने मेरठ कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किसान विधेयक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसान विरोधी है, जिसके खिलाफ किसान लामबंद हो गए हैं और जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, इसमें संशोधन नहीं किया जाता, तब तक किसान इसके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। गौरतलब है कि किसान मेरठ कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार इन कृषि विधेयकों को तत्काल वापस ले। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों के हित में नहीं बल्कि उनको खत्म करने वाला है। किसानों ने कहा कि भले मोदी सरकार लगातार इसे किसान हितैषी बता रही है और विधेयक के जरिए किसानों की आय दोगुनी का दावा कर रही है, लेकिन उन्हें यह विधेयक किसान हितैषी नहीं लग रहा। यही वजह है कि वह लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि अगर सरकार यह विधेयक जल्द से जल्द वापस नहीं लेती है तो वह सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, ट्रेनें रोकेंगे और संसद का घेराव भी कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हां दोस्तों,
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार भाजपा और शिरोमणि अकाली दल सहित केंद्र में शामिल सहयोगियों को किसान विरोधी कृषि बिल के मुद्दे पर अदालत में ले जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह इन विधेयकों को मंजूरी देने वाले राष्ट्रपति के साथ अदालत जाएंगे। उन्होंने अपर्याप्त सदस्यों की उपस्थिति में विपक्षी सदस्यों के विरोध के बावजूद संसद में ध्वनि मत से विधेयकों को पारित करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मामले में मतभेद होने के बावजूद वोट का विभाजन क्यों नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि वह भाजपा और शियत सहित सरकार में शामिल सहयोगियों को किसानों के अधिकारों को कुचलने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि कृषि पंजाब की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा, हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे संसद द्वारा पारित कृषि विधेयकों पर अपनी सहमति न दें और उन्हें संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा दें। बादल ने कहा कि विधेयकों का पारित होना देश में लोकतंत्र और करोड़ों लोगों के लिए दुखद दिन है। राज्यसभा द्वारा 3 विधेयकों में से 2 को पारित करने के तुरंत बाद एसएडी नेता ने एक बयान में कहा, लोकतंत्र का अर्थ है एक सर्वसम्मत बहुमत में मौजूद लोगों द्वारा दमन। बादल ने राष्ट्रपति से आग्रह किया, कृपया किसानों, किसान मजदूरों, मंडी मजदूरों और दलितों के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा, भोजन प्रदाता को भूखे या असहाय ना छोड़ें, उन्हें सड़कों पर सोने के लिए मजबूर ना करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर बरसी कांग्रेस, कहा संसद को गुजरात के तानाशाही मॉडल में बदल दिया। जी हां दोस्तों, किसान बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक रार जारी है। सोमवार को राज्यसभा चेयरमैन ने हंगामा करने वाले 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इस मसले पर कांग्रेस की ओर से जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आरोप लगाया गया कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और अधीर रंजन चौधरी ने इस मसले पर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संसद में संविधान का गला घोंटा जा रहा है और खेत में किसान की आजीविका का मोदी के राजतंत्र को बचाने के लिए देश में और संसद में प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार को किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वह अपने चंद फाइनेंसर को बचाने में लगी है। मोदी जी ने देश की संसद को गुजरात के तानाशाह मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज एक लोकतंत्र को ऑटोक्रेसी में बदल दिया गया है, जहां पर धक्केशाही, तानाशाही के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। सांसदों को सस्पेंड कर किसानों की आवाज दबाई गई है। किसान मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की ओर से सवाल किया गया कि काले कानूनों पर डिवीजन मांगना कैसे असंसदीय है। क्या मार्शल के द्वारा सांसदों को धक्के मारना, राज्यसभा टीवी की आवाज बंद कर देना, उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव को खारिज करना संसदीय है? गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन के जरिए कांग्रेस अपनी पार्टी में जान फूंकने में लगी है। कांग्रेस को लगता है कि विपक्ष को एकजुट करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। यही वजह है कि वह एक मजबूत मुद्दे पर जनता में सीधा संदेश देना चाहती। कांग्रेस जल्द ही इस मसले पर आगे की रणनीति तैयार करेगी, जिस पर बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अपने राज्यों को किसान इंचार्जों से मंथन करेगी और जनता तक बात पहुंचाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाना जारी है। सरकार का घमंड पूरे देश के लिए आर्थिक संकट लाया है। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, किसान बिल को लेकर राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने पर सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और विभिन्न विपक्षी नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निरंकुश बताते हुए आरोप लगाया है कि वह विपक्ष की आवाज को अलोकतांत्रिक तरीके से दबा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाना जारी है। सरकार का घमंड पूरे देश के लिए आर्थिक संकट लाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाना जारी। शुरुआत में उन्हें चुप किया गया और बाद में काले कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं की तरफ से मुंह फेर कर संसद में सांसदों को निलंबित किया गया। इस सर्वज्ञ सरकार के कभी खत्म नहीं होने वाले घमंड की वजह से पूरे देश के लिए आर्थिक संकट आ गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांसदों के निलंबन को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा, किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाले 8 सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है और इस निरंकुश सरकार की सोच का परिचायक है कि वह लोकतांत्रिक नियमों और सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती। हम नहीं झुकेंगे और इस फांसीवादी सरकार से संसद में और सड़कों पर लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों को सौंपने जैसे मुद्दे होंगे। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के लिए केंद्र द्वारा कई विकास परियोजनाओं की घोषणा किए जाने के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि दिखावटी प्रचार कवायद शासन के लिए खराब विकल्प हैं और चुनाव में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों के हाथ में सौंपने, कोविड-19 महामारी से निपटने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव ने साक्षात्कार में कहा
कि यह निर्विवाद और सिद्ध है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का स्वाभाविक नेतृत्व करता है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। 3 कृषि विधेयकों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद ने हमेशा किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों के हाथ में सौंपने के खिलाफ पूरी ताकत से पार्टी लड़ेगी। तेजस्वी ने कहा, इन विधेयकों से किसानों का वित्तीय सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा, जो कि उन्हें सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे प्रावधानों से मिल रहा था। अगर विधेयक किसान विरोधी नहीं है तो एक केंद्रीय मंत्री ने क्यों इस्तीफा दे दिया? कृषि विधेयक के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तेजस्वी यादव ने जोर दिया कि उनकी पार्टी लोगों के मुद्दे के आधार पर बिहार चुनाव में लड़ेगी। राजद नेता ने कहा कि बेरोजगार युवाओं, लोकतंत्र और संविधान समर्थक ताकतों के विरुद्ध निरकुंज, विभाजनकारी और संविधान विरोधी शासन की लड़ाई होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार चंपारण सत्याग्रह जैसे राजनीतिक आंदोलन की भूमि है और मैं आश्वस्त हूं कि यह चुनाव मौजूदा राजनीतिक विमर्श में ऐतिहासिक क्षण होगा। क्या बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत मामला भी चुनावी मुद्दा होगा? यह पूछे जाने पर यादव ने कहा, सुशांत की मौत के मामले में सबसे पहले हमने सीबीआई जांच की मांग की थी और अब जांच शुरू हो गई है तो हमारा इसमें भरोसा है और परिणाम का इंतजार करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयकों के विरोध में 27 सितंबर को जन अधिकार पार्टी ने बुलाया बिहार बंद। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार को लोकसभा में पास कृषि विधेयकों की जमकर आलोचना करते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने इसे खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला कानून बताया और इसके खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा भी की। यादव ने शनिवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, केंद्र सरकार के इस काले कानून के खिलाफ 20 सितंबर को पार्टी के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे। अगले दिन यानी 21 सितंबर को पोल खोल नुक्कड़ सभा होगी और 26 सितंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने किसानों के लिए सरकार से ऐसा कानून बनाने की मांग की जिसमें अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं बेची जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों से 100% अनाज खरीदना सुनिश्चित करेगी। यादव ने कहा कि इस कानून से किसान अपनी ही जमीन पर महज मजदूर होकर रह जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वे तरक्की की बात करते हैं जबकि आए दिन नवनिर्मित पुल बह जा रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की खराब रैंकिंग का जवाब दें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने पूछा, पोस्टर से क्यों गायब है लालू राबड़ी? आरजेडी ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, चुनावी सरगर्मियां बिहार में जोरों पर हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस बीच तेजस्वी यादव के नए पोस्टर को लेकर के बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव के पोस्टर्स पर सवाल उठाए। संजय जायसवाल ने कहा, हमारा गठबंधन साफ तौर पर बोल रहा है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। हम अपने वरिष्ठ नेताओं को भी अपने पोस्टर में साथ रखते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि तेजस्वी यादव हर पोस्टर पर अकेले नजर आ रहे हैं? जायसवाल ने कहा, उनके माता पिता ने ऐसा क्या किया वह पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं लगा सकते? क्या वह अपनी पिछली सरकार के कामों पर शर्मिंदा है? संजय जायसवाल के इस हमले के जवाब में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, तेजस्वी हमारे नेता हैं, हमारे कप्तान हैं, इसीलिए उनकी तस्वीर हर जगह पर है। जहां तक बात पोस्टर की है तो कई पोस्टर पर लालू जी और राबड़ी जी की भी तस्वीरें हैं, लेकिन क्या भाजपा यह बता सकती है कि उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को जीते जी साइड क्यों कर दिया? उनकी तस्वीरें कहीं क्यों नहीं है? जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 हफ्ते से आईसीयू में है रामविलास। चिराग की चिट्ठी ने फिर मचाया सियासी जगत में हड़कंप। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी में सब कुछ अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान की नासाज तबीयत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के नाम एक चिट्ठी जाहिर की है। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को जारी किए गए इस चिट्ठी में चिराग पासवान ने बेहद मार्मिक रूप से अपने पिता रामविलास पासवान के खराब स्वास्थ्य का जिक्र किया है। चिट्ठी में चिराग ने बताया कि वह क्यों दिल्ली छोड़कर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने सीटों के तालमेल को लेकर भी खुलासा किया है। बता दें कि एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान पिछले कुछ दिनों से अपनी स्वास्थ्य समस्या के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। चिराग पासवान भी उन्हीं की देखभाल में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त से ही रामविलास पासवान अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। शुरू में उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन फिर बीमारी से जूझ रहे एलजेपी प्रमुख की हालत काफी खराब होने के बाद उन्हें भर्ती ले लिया गया है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग के समीकरण तक
तय नहीं हो पा रहे हैं। एलजेपी भी अपने प्रत्याशियों और सीटों के समीकरण पर किसी मोड़ पर नहीं पहुंची है। चिराग पासवान ने जो चिट्ठी जाहिर किया है उसमें जेडीयू को लेकर उनकी तल्खी अब भी कम नहीं हुई है। उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि 7 निश्चित जेडीयू का एजेंडा हो सकता है, लेकिन पूरे एनडीए का नहीं। इसके अलावा उन्होंने यह भी साफ किया कि एनडीए अभी किसी भी तरह सीट बंटवारे के अंतिम फैसले तक नहीं पहुंची है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।